जय हिंद दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आप लोग को जो है MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आप लोग के जो है क्लास 11 भूगोल के आप लोग को कराने वाला हूं दोस्तों। सारे टॉपिक्स के हर चैप्टर का आप लोग को कराने वाला हूं। ठीक है, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोग के कल एग्जाम में पूछे जाएंगे 12 सवाल आप लोग के जो है स्टार्टिंग के सवाल होंगे, जिसमें से आप लोग को जो है विकल्प में से आपको जो राइट आंसर जो है आप लोग को ढूंढ करके लिखना होगा दोस्तों। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो है क्लास 11th वाले भूगोल के बच्चों के लिए जिनका कल एग्जाम है दोस्तों। तो मैं आप लोग को जो है मोस्ट एक्सपेक्टेड बहुविकल्पिक प्रश्न कराने वाला हूं। आप लोग को ना केवल कराऊंगा बल्कि आप लोग को समझाऊंगा भी दोस्तों, ताकि आप लोग कल अपने एग्जाम में एक भी MCQs को गलत मत कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग जो है MCQs में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप लोग को बेनिफिट होने वाला है। और कोई बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी दोस्तों, बस आप लोग को एक बार देख लेना है। इसमें से गारंटी कह रहा हूं कि आप लोग के 10 MCQs पक्का आने वाले हैं। ये सवाल नहीं आएगा, लेकिन जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उससे रिलेटेड आपसे कोई सवाल पूछ सकता है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसका नाम है NCERT बाय प्रिंस कुमार। वीडियो आप लोग को पसंद आए तो आप लोग लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए देखिए, सबसे पहला सवाल क्या बोल रहा है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से भारत किस गोलार्ध में स्थित है दोस्तों। तो हम लोग को पता होना चाहिए कि हमारा पूरा वर्ल्ड है दोस्तों, ये हमारा पूरा दुनिया है। इसके बीचों बीच में से एक रेखा खींची गई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, 0 डिग्री रेखा। क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इसके ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, उत्तर। इसके नीचे वाले को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका उत्तरी गोलार्ध। क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध का मतलब होता है गोला का आधा हिस्सा, उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा दोस्तों, दक्षिणी गोलार्ध। तो हमारे प्यारे देश भारत को देखिए, भारत कहां पर दोस्तों, यार हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है, और जो आपकी भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा बिल्कुल ये जा रही दोस्तों। तो हमारा जो भारत है वो कहां पर है दोस्तों, तो उत्तर के अंदर है। कहां पर दोस्तों, तो उत्तर, यानी उत्तरी गोलार्ध का देश है हमारा। कौन सा दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक तो देखिए उत्तरी गोलार्ध के अंदर भी है। ठीक है, अगर अक्षांशीय रेखा देखे जाए तो ये उत्तर के अंदर पड़ता है। लेकिन अगर हम लोग को पता है कि हमारी जो पृथ्वी है उसके ऊपर 2 काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। एक अक्षांशीय रेखा खींची गई है जो आपका बाएं से लेकर के दाएं तक खींची जाती है, उसको हम लोग अक्षांश रेखा बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, और एक खींची गई देशांतर रेखा, ये देखिए 0 डिग्री पे जा रही है। ठीक है, जिसको हम लोग ग्रीनविच लाइन बोलते हैं। तो अगर इस लाइन के, अक्षांशीय लाइन के अनुसार भारत उत्तरी गोलार्ध के अंदर है, बिल्कुल ठीक है। अगर देशांतरी रेखा जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, तो लॉन्गिट्यूड के अनुसार ये वाला हो जाता पूरब। क्या हो जाता दोस्तों, पूरब। और ये हो जाता पश्चिम, है ना। तो भारत देखिए किधर है, भारत पूर्वी गोलार्ध में भी है और उत्तरी गोलार्ध में भी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी व पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि बच्चे को जो है चीजें समझ में आ गए होंगे दोस्तों। आगे देखिए, उसके बाद में अगला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है। तो हम लोग को पता भैया, अब देखिए मैंने आप लोग को समझा दिया कि भैया 0 डिग्री एक विषुवत रेखा खींची गई है, जिसको हम लोग बोलते हैं इक्वेटर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। इसी तरह से 23.5 डिग्री पर एक कर्क रेखा खींची गई है उत्तरी गोलार्ध के अंदर, और 23.5 डिग्री पर एक मकर रेखा खींची गई है दक्षिणी गोलार्ध के अंदर। तो भारत के अंदर एक रेखा है जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा क्या करती है दोस्तों, भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कौन कौन से राज्यों से जो है कर्क रेखा, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत को 2 भागों में बांटती है, तो आपकी कर्क रेखा है। ठीक है, क्योंकि कर्क रेखा को ध्यान से देखिए, बाएं से दाएं खींची जा रही है 23.5 डिग्री पे, तो ये भी कैसी होगी, अक्षांश रेखा होगी। ये भी कैसी रेखा होगी, लैटिट्यूड लाइन होगी दोस्तों, है ना। हाँ, याद रखिएगा, भूमध्य रेखा भी एक लैटिट्यूडनल लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी। आगे आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या बोला, निम्नलिखित में से भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल आप लोग को बताना है। तो कितना है दोस्तों, तो ये आपका 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा था, 32.80 लाख वर्ग किलोमीटर। अगला सवाल देखिए आप लोग को समझने का प्रयास करना पड़ेगा। अगर मैं धीरे धीरे बोलूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल ट्रेन की तरह भागने लग जाऊंगा और आप लोग को चीज़ों को ना समझाऊंगा दोस्तों। मैं मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही कि आप लोग को चीज़ें समझ में आ जाए और आप लोग जो है कल अच्छे मार्क्स लाके अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरह से करें। तो मैं धीरे धीरे भी बोलने की कोशिश करूंगा और मैं तेज तेज भी बोलने की कोशिश करूंगा, ताकि जो है कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से आप लोगों को समझा सकूं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से भारत की सीमाएं किस देश को स्पर्श नहीं करती हैं। यानी कि इनडायरेक्ट रूप से सवाल क्या बोल रहा है कि भाई भारत का कौन सा पड़ोसी देश नहीं है। तो बांग्लादेश तो है भाई, है ना। चीन भी हमारा टच करता है, म्यांमार भी टच करता है, किर्गिस्तान टच नहीं करता दोस्तों। ऐसे सवाल आप लोगों से कल पक्का पूछने वाले पड़ोसी देशों वाले, क्योंकि 12th वाले बच्चों के इसी तरह के सवाल पूछे गए थे।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किर्गिस्तान। किर्गिस्तान हमसे कहीं भी टच नहीं करता, कहीं से भी बॉर्डर टच नहीं करता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किर्गिस्तान। उसके बाद में अगला सवाल, भारत के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अभी भारत के अंदर हम लोग को पता 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो क्षेत्रफल के आधार पर भारत में कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो हम लोग को पता है भाई राजस्थान सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन बड़ा है दोस्तों? राजस्थान सबसे बड़ा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला सवाल देखिए, वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कितना इजी सवाल पूछा है, इसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28। 28 आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए 28, आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा, और आप लोग जो यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश भी लिखिए, आप लोग का जो है डबल रिवीजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 7 क्या बोलता है कि भाई क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में स्थान क्या है भैया? कौन से स्थान पर भारत आता है दोस्तों? तो ये आता है आपका 7वें स्थान पर। कितने स्थान पर दोस्तों? तो भारत से पहले जो 6 देश है आप लोग उनके बारे में बताइए। ठीक है, उनको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, तभी आप लोग का जो रिवीजन बढ़िया तरीके से हो पाएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ। रशिया आता है इसके अंदर, उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया आता है इसके अंदर दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में आपका कनाडा आता है इसके अंदर, चीन आता है उसके अंदर, फिर और भी भारत से पहले कई सारे और देश आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है कि भाई भारतीय संघ का, अगला सवाल क्या बोल रहा है, भारतीय संघ का दक्षिणतम बिंदु क्या है दोस्तों? तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है भारत का वो कौन सा है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, हाँ, ये किधर है? बंगाल की खाड़ी के अंदर है। आप लोगों को पढ़ा रखा है मैंने कि भाई भारत के पास जो है राज्य हैं, और जैसे अरब सागर के अंदर लक्षद्वीप आपका पड़ता है दोस्तों, है ना, द्वीपीय समूह भी हमारे भारत के पास, तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप से, उसी में से एक है दोस्तों इंदिरा पॉइंट। क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंदिरा पॉइंट। उम्मीद करता हूं कि आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भाई कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत से बड़ा नहीं है? तो आप लोग को बताना है कि भाई कौन सा जो देश है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़ा नहीं है, यानी कि भारत से क्या है दोस्तों? छोटा है। तो आप लोग को जो है एक छोटा देश इसके अंदर से क्या करना है? फाइंड आउट करना है। तो आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखिए इसके अंदर कौन सा देश जो है भारत से छोटा है। तो भारत से जो छोटा देश है वो आपका फ्रांस है। कौन है दोस्तों? फ्रांस। ठीक है, और फ्रांस आप लोग को बता दूं कि यूरोप का सबसे बड़ा देश है फ्रांस, एरिया के मामले में। तो भारत जो है फ्रांस से क्या है दोस्तों? बड़ा है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा भारत का नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है जिसको नया बनाया गया है? तो भैया उपरोक्त सारे ही हैं। जम्मू कश्मीर पहले राज्य था, लेकिन अब इसको जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। लद्दाख भी पहले जम्मू कश्मीर के अंदर ही आता था, लेकिन इसको अब अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पहले क्या था दोस्तों? दादर नगर हवेली, लेकिन इसके अंदर एक और चीज को जोड़ दिया गया, दमन और दीव। दमन और दीव पहले अलग होते थे, लेकिन इसको जो है इनको मर्ज कर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से तेलंगाना राज्य किस राज्य से कटकर बना है? ये तो आप लोग को पता होना चाहिए, आंध्र प्रदेश। ठीक है, ये कब बना है दोस्तों? 2014 के अंदर जो है तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ दोस्तों। उसके बाद में ये सवाल देखिए, भारत की आकृति कैसी है दोस्तों? तो चतुष्कोणीय है दोस्तों, है ना, 4 कोण है। आप लोग को पता है भारत की जो आकृति है वो कैसी है दोस्तों? 4 कोण वाली आकृति है ना, 4 दिशाओं से कोण वाली है। इस तरह से जो है हमारा प्यारा, इधर भी एक कोण, इधर भी कोण, इधर भी कोण, इधर भी कोण। ठीक है दोस्तों, हाँ। अगला सवाल देखिए कि भाई भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? तो हम लोग कितना आगे हैं दोस्तों? तो हम लोग जो हैं 5-5.5 घंटे आगे हैं। ठीक है, अब देखिए आप लोग इस वाले सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। मैंने आप लोग को बताया कि भाई एक देशांतर रेखा है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, जिसको हम लोग 0 डिग्री देशांतरी रेखा बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं दूसरी भाषा में ग्रीनविच लाइन। क्या बोलते हैं दोस्तों? ग्रीनविच लाइन। ठीक है, और भारत हमारा यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो है जो कितने घंटे का डिफरेंस है दोस्तों? तो 5.5 घंटे का क्या है? डिफरेंस है। यानी कि इसके बीच में कई सारी देशांतरी रेखाएं आती हैं दोस्तों, है ना। 1 से शुरू होती है, 2, 3, 4 आते आते भारत का जो सबसे पहले एक देशांतरी रेखा आता है उसको हम लोग बोलते हैं 68 डिग्री। कितना बोलते हैं? 68 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरह के आप लोग को पता होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, उसके बाद में अगला सवाल है, भारत डैश के ऊपरी सिरे पर स्थित है। भाई किसके ऊपरी सिरे पर? तो हिंद महासागर, है ना। उसके बाद में अगला सवाल देखिए कि भारत के पश्चिमी भाग में स्थित डैश एक लवणीय दलदल है। तो क्या है भाई? कच्छ का रण। ठीक है, गुजरात के अंदर आप लोग को पता है कच्छ का रण जो है वो एक बिल्कुल ही नमकीन आपका एक तरह से डेजर्ट पाया जाता है दोस्तों, है ना। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 16 क्या बोलता है? भारत की तट रेखा की कुल लंबाई डैश है। तो कितनी तट रेखा, यानी कि भारत का जो तट वाले राज्य है ना, दक्षिण भारत आपका जो तट वाले राज्य हैं, उनकी आपको क्या बतानी दोस्तों? उनकी आपको जो है लंबाई बतानी है। जो हमारा प्यारा देश भारत है, तो यहाँ पर जो राज्य आप लोग को मिलेंगे ना जिनके पास समुद्र है, जैसे गुजरात हो गया दोस्तों, ठीक है, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटका हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, उसके बाद में आंध्र प्रदेश हो गया दोस्तों, उड़ीसा हो गया, बंगाल हो गया। तो ये राज्य जो है क्या है? तटवर्ती राज्य हैं। तो आप लोग को बताना है कि इसकी लंबाई टोटल कितनी है। तो इसकी जो लंबाई हुई है आपकी 75
7,516.6 किलोमीटर है इसकी राइट आंसर। फिर अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है, ठीक है। हाँ, कौन कौन से राज्य से गुजरती है आप लोग के लिए होमवर्क है, बता तो मैं भी दूंगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा सर्च कीजिए ना, ये सवाल पक्का पूछा जाएगा आप लोगों से कल। अगला सवाल देखिए, भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी भाग के अक्षांशों के बीच में समांतर कितना है दोस्तों? तो 2 घंटे है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी देखिए अब अगला चैप्टर आ गया आप लोग का, जो आप लोग का जो ड्रेनेज वाला चैप्टर है ना, उससे सवाल पूछा जा रहा है। नहीं सॉरी, ड्रेनेज वाला नहीं, आप लोगों का जो चैप्टर है वो कि भारत के अंदर कौन कौन सी भू संरचना वगैरह है ना, उससे पूछा जा रहा है आप लोगों का। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, उससे सवाल है ये। सेकंड चैप्टर अब आप लोग का आ चुका है। ये इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। इंडियन ज्योग्राफी के एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इस टर्म के अंदर आप लोगों के मैक्सिमम सवाल जो है, मैक्सिमम चैप्टर इसी से हैं, तो इसी पे एमसीक्यू बन रही है। तो देखिए उसके बाद में पहला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को में करेवा मिलता है? करेवा एक जमीन होती है दोस्तों, तो वो कहाँ पे मिलता है? कश्मीर, हिमालय के अंदर पाया जाता है, ठीक है। ये सवाल भी आप लोगों से पूछा जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से भारत का प्राचीनतम स्थल खंड कौन सा है, जो अभी सबसे पुराना है दोस्तों, है ना? तो प्रायद्वीपीय पठार है। कौन सा दोस्तों? प्रायद्वीपीय पठार। आप लोग देखिए, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है? जो 3 तरफ से किससे घिरा हो? समुद्र से। इधर आपका अरब सागर है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका बंगाल की खाड़ी है। तो ये जो बीच में एरिया पड़ता है इसको हम क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेनिसुला। क्या बोलते हैं दोस्तों? पेनिसुला। तो ये सबसे पुराना है दोस्तों, सबसे एंशियंट है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से नवीनतम जलोढ़ निक्षेप को कहते हैं? क्या बोलते हैं दोस्तों? खादर बोलते हैं। जो सबसे नई मिट्टी होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं, है ना? याद रखिएगा, ये बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। और आप लोग को पता होना चाहिए कि भाई जो नदियां होती हैं अपने साथ बहा करके मिट्टी को लाती हैं, डिपॉजिट करती हैं, इसी की जो है उपजाऊ भूमि का निर्माण होता है। अगला सवाल देखिए, हिमालय पर्वत के स्थान पर कौन सा प्राचीन सागर था? पहले के टाइम पे बोला जाता है कि भाई हिमालय का जो पर्वत है ना, वहां पर टेथिस सागर हुआ करता था। क्या होता था दोस्तों? टेथिस सागर। तो कई सारी नदियां अपना मलबा ला करके जो है इस सागर के अंदर क्या करती थी? जमा करती थी, जिससे कि जो है एक टाइम के बाद जो है पहाड़ बन गया, जिसको हम लोग आज हिमालय पर्वत बोलते हैं। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन नवीन पर्वत श्रृंखला का एक उदाहरण है? सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला तो आपकी हिमालय है। हिमालय सबसे नवीन है दोस्तों, और हिमालय की वर्तमान में लंबाई कितनी है? 8,849 मीटर। पहले 48 था, लेकिन 1 मीटर बढ़ चुका है ना? हर साल जो है इसकी कुछ लंबाई बढ़ती रहती है। अगला सवाल देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोलता है? भाई लूनी नदी डैश में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों? तो राजस्थान की एकमात्र नदी, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों लूनी नदी, ठीक है। वो भी कहाँ? वो भी रेगिस्तान के अंदर जाकर के समाप्त हो जाती है। राजस्थान के अंदर केवल एकमात्र नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं लूनी नदी, ठीक है। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? नीलगिरी तथा अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच डैश दर्रा स्थित है, ठीक है। तो कौन सा दर्रा दोस्तों? पालघाट दर्रा, ठीक है, दर्रा स्थित। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कश्मीर हिमालय का कौन सा भाग एक ठंडा मरुस्थल है? तो कहां पर दोस्तों? उत्तरी पूर्वी भाग जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी झील एक लवणीय झील का उदाहरण है? तो तोसो मोरिरी, ये लद्दाख के अंदर झील है, याद रखिएगा, ठीक है। लद्दाख की मैक्सिमम झीलें जो है वो साल्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट नहीं है दोस्तों। माउंट एवरेस्ट किधर है? आपकी नेपाल के अंदर है। कहां पर दोस्तों? नेपाल के अंदर, है ना? हाँ। फिर आप लोग के मन में सवाल आएगा कि भैया हिमालय तो भारत के अंदर भी पड़ता है, तो भारत के अंदर पड़ने वाले हिमालय में भी तो कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। तो बिल्कुल है दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं K2। क्या बोलते हैं दोस्तों? K2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री बोला जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भैया आपका जो प्रायद्वीप है, ठीक है, इस वाले को हम लोग बोलते हैं पूर्वी घाट। क्या बोलते हैं दोस्तों? पूर्वी घाट। इंग्लिश में बोलते हैं ईस्टर्न घाट। इस वाले को बोलते हैं पश्चिमी घाट, ठीक है। तो हर राज्य को अलग अलग उससे नाम जाना जाता है। जैसे केरला उसको मालाबार बोला जाता है, तमिलनाडु उसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। इसी तरह से जो है महाराष्ट्र में जो घाट पाया जाता है उसको हम लोग सह्याद्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? सह्याद्री बोलते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अब देखिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। इसी तरह से जो है आपका जो प्रायद्वीप है ना, प्रायद्वीप के अंदर भी कई सारे पठार पाए जाते हैं। पठार और पहाड़ में बहुत अंतर होता है। जो पहाड़ होता है उसकी वो जो है बिल्कुल बहुत हाइट होती है, लेकिन जो पठार होता है वो इस तरह से होता है दोस्त, इसकी हाइट क्या होती है? कम होती है। प्रायद्वीप के अंदर भी कई सारे पठार हैं, जिनमें सबसे ऊंचा जिसका हाइट है उसको बोलते हैं अनाईमुडी। इसकी हाइट कितनी है? 2895 मीटर, ठीक है दोस्तों। इसकी हाइट कितनी है? 2895 मीटर। आगे देखिए, अगला सवाल क्या बोल रहा है आप लोगों से। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ईडी में से आप लोग का एमसीक्यू आने वाला है, कोई बाहर से नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा तो इससे रिलेटेड जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं उससे कोई नया आप लोगों से पूछ देगा। अगला सवाल देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हम लोग को पता है कि भारत के पास क्या है? द्वीप भी हैं कई सारे, जैसे लक्षद्वीप हो गया अरब सागर के अंदर। उसके बाद में दोस्तों अंडमान निकोबार हो गया आपका बंगाल की खाड़ी के अंदर। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर सबसे जो ऊंची चोटी उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सैडल चोटी, सैडल पीक बोलते हैं। और ये कहाँ स्थित है? उत्तरी अंडमान के अंदर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा।
उसके बाद में भारत के कुछ प्रमुख दूनों का नाम बताइए, ठीक है, जैसे चंडीगढ़ कालका दून, उसके बाद में लालागढ़ दून, हरिके दून, देहरादून, कोटदीज, इस तरह से आप लोगों को बताने हैं। उसके बाद में ये आप लोगों से देखिए प्रवाह के प्रतिरूप कुछ पूछ लेगा। अब ये आप लोग का जो है ड्रेनेज वाला चैप्टर शुरू हो गया, नदियों वाला, कि कौन कौन सी नदियाँ भारत के अंदर पाई जाती हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, इस तरह के सवाल भी आप लोगों से पूछेगा, भाई नदी किस तरीके से बहती है। तो कई 4 तरीके से नदी बहती है। एक होता है अभिकेंद्रीय प्रतिरूप, एक होता है वृक्षाकार प्रतिरूप, एक होता है आपका अरीय प्रतिरूप, एक होता है जालीनुमा प्रतिरूप, ठीक है। इससे भी रिलेटेड आपसे सवाल पूछ सकता है। तो चलिए अब ये नया नदी वाला चैप्टर आप लोगों का शुरू हो गया है, इसमें से एमसीक्यू देख लेते हैं कौन कौन से एमसीक्यूज आएंगे। इस वाले चैप्टर से तो पक्का आप लोगों के 2 सवाल आने वाले हैं, आप लोग लिख के ले लीजिए, क्योंकि नदी जो है हर बार पूछी जाती है। पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता। तो हम लोगों ने, मैंने आप लोग को पढ़ा रखा है कि भाई भारत के अंदर जो है नदी तंत्र 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक तो आपका हिमालय नदी तंत्र, वो नदियां जो हिमालय से निकलती हैं, ठीक है, और दूसरा आपका प्रायद्वीपीय नदियां, ठीक है, वो नदियां जो प्रायद्वीप भारत से निकलती हैं। तो हिमालय से 3 नदी तंत्र निकलते हैं। कौन कौन से दोस्तों, तो एक आपका सिंधु नदी तंत्र है, ठीक है, दूसरा आपका गंगा नदी तंत्र है, तीसरा आपका जो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र है, फिर इनकी सहायक नदियां। इसी तरह से प्रायद्वीप के अंदर कई सारी नदियां, जैसे कि आपका नर्मदा हो गया दोस्तों, ठीक है, उसके बाद में तापी नदी होगी दोस्तों, उसके बाद में कृष्णा नदी होगी दोस्तों, उसके बाद में गोदावरी नदी हो गई, महानदी हो गई। तो इस तरह से भारत को जो है 2 नदी तंत्रों में बांटा गया है, एक प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप भारत से निकलने वाली नदियां, और दूसरी आपकी हिमालय से। तो देखिए सवाल क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम हिमालय से नहीं होता है। तो भैया आपकी चंबल नदी हिमालय से निकलती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है इंडो ब्रह्मा नदी का भाग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं दोस्तों, दक्षिण में गोदावरी और उसकी सहायक नदियां, ये लोग तो प्रायद्वीप से निकलती हैं, इनका हिमालय से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य गोदावरी नदी से संबंधित नहीं है। तो देखिए गोदावरी नदी क्या होता है दोस्तों, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक है, हाँ। उसके बाद में आप लोगों से देखिए ये कुछ स्थान दे रखे हैं और इनसे कौन कौन सी नदियां निकलती है आप लोग को पता होना चाहिए। तो आप लोग इसको देख लीजिए ध्यान से, ठीक है, ध्यान से आप लोग इसको देख लीजिए। यमुनोत्री ग्लेशियर से क्या निकलता है दोस्तों, यमुना नदी निकलती है, ठीक है। उसके बाद में आप लोग उसके बाद में क्या हो जाएगा, पंचनद से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो पंचनद से आपकी निकलती है पंजाब की 5 नदियां निकलती हैं। पंचनद का मतलब होता है पंजाब की 5 नदियां। उसके बाद में नेक्स्ट, उसके बाद में पीर पंजाल से कौन सी नदी निकलती है दोस्तों, तो पीर पंजाल से आपकी निकलती है एक पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। उसके बाद में सतोत्पथ, ये एक प्रकार का ग्लेशियर है दोस्तों। सतोत्पथ क्या है दोस्तों, एक ग्लेशियर है, क्या है, एक हिमनद है जो कि अलकनंदा नदी का स्रोत है, अलकनंदा यहीं से निकलती है। उसके बाद में गांधी सागर बांध किधर है दोस्तों, गांधी सागर बांध आपका जो है कोटा नामक स्थान पर है, जहाँ पर लोग आईआईटी की तैयारी करने जाते हैं ना, आईआईटी नीट की तैयारी कोटा में, तो वहाँ पर गांधी सागर बांध बना रखा है। इस तरह से आप लोग को, और लूनी तो मैंने आप लोग को बताई दिया कि राजस्थान की एकमात्र नदी है, ठीक है, लूनी नदी जो है। तो इस तरह से आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में ये आप लोग को मिलाना पड़ेगा कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती। चलिए इसको मिला लेता हूँ, एक ये इसमें से आप लोग को पक्का एक सवाल आने वाला है, उद्गम, नदियों का उद्गम। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, तो कावेरी नदी निकलती है आपकी दोस्तों ब्रह्मगिरी पठार से। कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी पठार, जो कर्नाटक के अंदर है। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए, उसके बाद में झेलम नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो झेलम नदी आपकी निकलती है, कहाँ से निकलती है दोस्तों झेलम नदी, तो ये निकलती है वेरीनाग से, वेरीनाग ग्लेशियर से। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आप लोग, चंबल नदी, चंबल के डाकू आप लोगों ने सुना होगा। चंबल नदी कहाँ से निकलती है, चंबल नदी आपकी निकलती है दोस्तों महू से, मध्य प्रदेश से। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, कृष्णा नदी का उद्गम जो होता है आपका महाबलेश्वर से होता है, महाराष्ट्र के अंदर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो नर्मदा नदी आपकी निकलती है दोस्तों अमरकंटक पठार, मध्य प्रदेश। तापी नदी कहाँ से निकलती है, तो तापी नदी निकलती है आपकी मुल्ताई पर्वत से, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग को मिलान करने के लिए आ जाएगा। देखिए इसके आंसर यहाँ पर लिखे पड़े हैं, आप लोग चाह स्क्रीनशॉट लेकर के वीडियो को पॉज करके भी जो है अपनी कॉपी के अंदर इसके आंसर लिख सकते हैं। इससे सवाल आपके लोगों के आ सकते हैं उद्गम वाले। अगला सवाल देखिए, यहाँ से आप लोगों से पूछ रखा है कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो देखिए गंगा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों, तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। उसके बाद में आप लोग को गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, तो गोदावरी नदी आपकी नासिक जिले से निकलती है, महाराष्ट्र के। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है, तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलती है दोस्तों। और घाघरा नदी आपकी कहाँ से निकलती है, मापचाचुंगो, ये आपका नेपाल के अंदर पड़ता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ये आपके मैचिंग वाले हैं। तो आप लोग देखिए कितनी आसानी तरीके से आप लोग इसको बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, इसी से आप लोगों से पूछ रहा है, आप लोग का कथन और वो वाला सवाल है, ठीक है, असर्शन और रीजन वाला। तो देखिए पहला कथन क्या बोल रहा है कि हिमालय की नदियां 12 मासी होती हैं। मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है
कि हिमालय की नदियां जो होती हैं वो 12 मासी होती हैं, साल के 12 महीने बहती हैं, क्योंकि वो वर्षा पे निर्भर नहीं करती हैं। वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स हमेशा पिघलते रहते हैं और उससे नदियाँ का निर्माण होता रहता है, ठीक है। लेकिन वहीं पर प्रायद्वीप की जो नदियाँ होती हैं, जैसे नर्मदा होगी, गोदावरी, कावेरी, ये सब 12 मासी नदियाँ नहीं हैं, ये मानसूनी रिवर्स हैं। जब इंडिया के अंदर मानसून आता है ना, जब बारिश होती है, तब इन नदियों के अंदर पानी आता है। उसके बाद में देखिए, प्रदेश को केवल दक्षिण पश्चिमी मानसून से वर्षा मिलती है, ठीक है। भारत के अंदर 2 प्रकार का मानसून होता है, एक उत्तरी पूर्वी मानसून, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि एक सही है लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि प्रदेश में केवल दक्षिणी पश्चिमी मानसून थोड़ी ना, उत्तरी पूर्वी मानसून भी तो है ना। तो ये वाला स्टेटमेंट ठीक है, कथन क ठीक है, और लेकिन कथन सेकंड क्या है, गलत है। अगला देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है, ये आप लोग को 3 स्टेटमेंट दे रखा है और आप लोग को इस 3 स्टेटमेंट से जो है नदी को पहचानना है। पहला स्टेटमेंट, मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से नदी निकलती है, रोपड़ में एक माँ खड्ड का निर्माण करती है, शिव किला से बहती हुई पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है। सतलुज नदी है दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, राक्षस ताल से निकलती है सतलुज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से, काबिनी, भवानी और अमरावती निम्नलिखित में से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदियां? सहायक नदियां भी पूछेगा, ट्रिब्यूटरीज भी आप लोगों से पूछी जाएगी। तो कावेरी की जो है सहायक नदी है आप लोग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरदार सरोवर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर बनाई गई। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ध्यान से, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कौन से नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है जमुना। क्या बोला जाता है दोस्तों? जमुना। जब तक ये इंडिया के अंदर रहता है तब तक इसको ब्रह्मपुत्र बोला जाता है, लेकिन जैसे ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश के अंदर प्रवेश करती है तो उसको जमुना बोला जाता है, ठीक है। हाँ, इसी तरह से ब्रह्मपुत्र नदी को आपका तिब्बत के अंदर क्या बोला जाता है दोस्तों? सांगपो बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सांगपो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपनी उत्थान भूमि वाली भूआकृति के लिए प्रसिद्ध है? तो चंबल नदी दोस्तों। उसके बाद में ये हो गया आप लोग का नदी वाले चैप्टर से भी सवाल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों जलवायु वाले चैप्टर से, क्लाइमेट वाले चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आप लोग के कवर करा दूंगा, तो ध्यान से देखिए इसको। पहला एमसीक्यूज देखिए, शीत ऋतु के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा किस कारण से होती है? क्योंकि भैया यहाँ पर उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है, क्योंकि जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है ना भारत के अंदर, ध्यान से देखिए, जब भारत के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसून आता है यहाँ से, और ये कब आता है दोस्तों? जून के अंदर शुरू हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है आपके मालाबार तट के ऊपर, तो ये ऐसे करके चला जाता है। ये मानसून की जो हवाएं होती हैं ऐसे करके चली जाती हैं। तमिलनाडु के ऊपर बारिश नहीं होती है, ठीक है। गर्मी जो ग्रीष्म के अंदर, ये जो दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है ये ग्रीष्म ऋतु में आता है, गर्मियों में आता है। तो तमिलनाडु के अंदर जो है गर्मी में बारिश नहीं होती है। तो फिर तमिलनाडु के अंदर कौन से मानसून से बारिश होती है? तो उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण बारिश होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हरित गृह नहीं है, यानी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भैया ऑक्सीजन नहीं है। ऑक्सीजन तो अच्छी चीज होती है। उसके बाद में नेक्स्ट सवाल देखिए, भूमंडलीय तापन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी नहीं है? कि भाई किस कारण से जो है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कारण है जिसकी वजह से जो है आपका ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रही है? तो भाई बादलों में बिजली का चमकना, इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अगला सवाल देखिए, चुरू राजस्थान में निम्नलिखित में से किस स्थान का उदाहरण है? भैया यहाँ पर सबसे ठंडा स्थान भी है और सबसे गर्म स्थान भी है। चुरू के अंदर जो है, चुरू राजस्थान का एक जगह है दोस्तों, वहां पर जो है टेम्परेचर 49 डिग्री 50 डिग्री जो है चला जाता है दोस्तों। एवरेज टेम्परेचर वहां का इतना रहता है, बहुत गर्मी पड़ती है चुरू के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी साधारणतः मौसम की विशेषता है? तो आप लोग को पता है कि वायुमंडल की क्षणिक अवस्था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्षा की विशाल मात्रा प्राप्त करता है? तो मासिन राम। भारत के अंदर सबसे ज्यादा बारिश कहाँ होती है? भारत के अंदर मेघालय की एक जगह है चेरापूंजी मासिन राम दोस्तों, वहां पर भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है। ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मौसम वैज्ञानिकों द्वारा शामिल नहीं की गई है? बसंत ऋतु को, ठीक है, बसंत ऋतु को ऋतु वो लोग नहीं मानते। लू निम्नलिखित में से किस स्थानीय पवनों का उदाहरण है? तो भाई गर्मी के अंदर लू बहती है, ठीक है, और बहुत पीड़ादायक होती है दोस्तों, लोग मर जाते हैं लू की वजह से, बहुत गर्मी, डिहाइड्रेट हो जाते हैं। फिर अगला सवाल देखिए, आप लोग को मिलान वाले हैं, तो मैं आप लोग को जो है ये देखिए, ये आंसर है इसका, आप लोग मिला सकते हैं आराम से, इसका क आंसर है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको जो है मिला सकते हैं। क्या बोल रहा है दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश के अंदर सबसे लघु ग्रीष्म होता है, गर्मियां बहुत कम होती है, सर्दियां बहुत ज्यादा होती है। उसके बाद में राजस्थान का सबसे पश्चिमी भाग कौन सा एरिया दोस्तों? तो आपका जैसलमेर हो गया, जहाँ पर रेगिस्तान है, बाड़मेर हो गया, बीकानेर हो गया दोस्तों, ये वाला एरिया है। यहाँ पर रेगिस्तान बहुत ज्यादा और गर्मियां बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? गर्म मरुस्थल है। क्या है दोस्तों? गर्म मरुस्थल। उसके बाद में तमिलनाडु का कोरोमंडल तट, तो तमिलनाडु का जो कोरोमंडल तट है दोस्तों, उसके अंदर क्या होता है? शुष्क ग्रीष्म ऋतु होती है और ऋतु मानसून प्रकार की होती है। उत्तरी पश्चिमी गुजरात क्या है दोस्तों? यहाँ पर जो होता है अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। हाँ, उसके बाद में अगला सवाल देखिए, ये वाला सवाल रह गया, भारत का उष्ण कटिबंध भाग भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण
वर्ष भर निम्नलिखित में से किस चीज़ का अनुभव करता है? तो भैया ऊंचा तापमान बहुत हाई रहता है और दैनिक जो वार्षिक तापांतर जो बहुत कम रहता है इसका। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवाह उष्ण चक्रवातों को भारत में लाता है? तो ये इसको बोलते हैं पूर्वी जेट प्रवाह, ठीक है। हाँ, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है कि भाई तेंदुप्लास या फिर आप लोग का अब आगे नेचुरल वेजिटेशन, भारत के अंदर कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं, उससे रिलेटेड आप लोगों से जो है ये एमसीक्यूज है, तो इसमें ज़्यादा सवाल है नहीं, इससे ज़्यादा आप लोगों से सवाल नहीं पूछा जाएगा। तेंदुप्लास, बेल और अक्सल वुड वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों का उदाहरण है? तो ये आप लोगों का किस प्रकार के वन है दोस्तों? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है कि उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों में पौधे निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिव्यक्ति देते हैं? तो किस प्रकार की झाड़ियों जैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा रहा है, उत्तर भारत के मैदानों में निम्नलिखित में से कौन से वन पारकानुमा भूदृश्य बनाते हैं? तो ये आपका किस तरह का राइट आंसर हो जाएगा? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ठीक है। आखिरी सवाल है, राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी भागों में निम्नलिखित में से किन कारणों से विरल प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? क्या कारण है कि राजस्थान का जो आपका पश्चिमी इलाका है वहाँ पर कोई पेड़ पौधा नहीं है? क्योंकि भैया वहाँ पर रेगिस्तान है, वहाँ पर वाटर लेवल इतना अच्छा नहीं कि वहाँ पर कोई पेड़ ग्रो कर पाएगा, ठीक है, इसकी वजह से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बारिश बहुत कम होती है और तापमान क्या है दोस्तों? बहुत ज़्यादा है। तो ये आप लोग का एमसीक्यूज था ज्योग्राफी का, जो आप लोगों से कल इसमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो प्लीज़ आप लोग इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार, और आप लोग जो है अपनी राय दे सकते हैं, आप लोग को वीडियो कैसे पसंद आई। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं जिसका नाम है एनसीईआरटी बाय प्रिंस कुमार चैनल, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर तरीके से कल पेपर देंगे। मैं एक मैप की वीडियो भी अभी अपलोड कर रहा हूं।